नमस्कार दोस्तों, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। पिछली सदी में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी अपने त्याग से बापू और राष्ट्रपिता बनने तक की यात्रा पूरी की है। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब गांधी जी की एक आवाज पे युवा उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। 21वीं सदी के युवा बदले बदले दिखाई देते हैं। आज के दौर में युवाओं का मनोविज्ञान पूरी तरह से वामपंथी विचारधारा के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लंपट छात्र बन गए हैं। किसी के बारे में जाने बिना उनका उपहास बनाना इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत आम सी बात हो गई है। आज इस वीडियो में मैं आपको बापू के चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताऊंगा और उनके त्याग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह की शक्ति को देख चुका था, पर भारत में कुछ जगह हालात बदतर होते जा रहे थे। चंपारण के किसानों पर थोपी गई नील की खेती और अतिरिक्त कर उनकी कमर तोड़ रही थी। शासन की क्रूरता के आगे विरोध के विकल्प समाप्त हो चुके थे। इंतजार था तो बस गांधी का। बात 1917 की है। चंपारण के किसानों का शोषण दिन ब दिन बढ़ रहा है। ब्रिटेनी शासकों ने उन पर तीन कठिया नाम की व्यवस्था थोप दी है, जिसके तहत उनसे उनकी जमीन के 15% हिस्से पर जबरन नील की खेती करवाई जा रही है और साथ में कर भी देना होता था, जिसका पालन नहीं करने पर पिटाई, खेतों और घरों की नीलामी जैसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। दोस्तों, ये नील की फसल चंपारण में अंग्रेजों की नील की फैक्ट्रियों तक जाती थी और सभी साहब और मैम साहब आम के बगीचों में बैठ के और गन्ने के खेतों के बीच में बने आलीशान हवेलियों में रहते थे। लेकिन एक समस्या थी। जूट या अफीम के निर्यात में अब मुनाफा नहीं रहा था। नील की डाई में फायदा तो था, लेकिन जर्मनी की कृत्रिम डाई के कारण ब्रिटेनी एकाधिकार को चुनौती मिल रही थी। जो नील 1892 से 1897 में उत्तरी और पूर्वी भारत में 91,000 एकड़ जमीन पर उगाया जाता था, वह 1914 में 8100 एकड़ तक सीमित हो गया। पर जब से पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेजी राजशाही को ज्यादा संसाधन चाहिए। उत्तरी मैदान इलाके में पट्टेदारों को अन्य फसलें उगाने के लिए अंग्रेज विवश कर रहे थे और पानी, विवाह और मृत्यु जैसी चीजों पर भी कर वसूल कर रहे थे। पट्टेदार नेता राजकुमार शुक्ला और पत्रकार पीर मोहम्मद मुनिस दक्षिण अफ्रीका में बापू के आंदोलनों को देख चुके थे, बापू के विख्यात को जानते थे, बापू के त्याग को जानते थे। इसीलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर में उनको बुलाया और गांधी जब मुजफ्फरपुर में आते हैं तो कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 1917 से। जिस शाम गांधी चंपारण के मोतिहारी पहुंचे, उन्हें जसौल पट्टी गांव में एक पट्टेदार के साथ हुई बदसलूकी के बारे में पता चला। अगली सुबह वह उससे मिलने चल दिए, लेकिन आधे रास्ते में उन्हें जिला मजिस्ट्रेट का समन मिल गया। मैं आपको जिले से बाहर रहने का आदेश देता हूं, अगली ट्रेन से आप यहां से चले जाइए। गांधी ने मना कर दिया। आगे गांधी ने बेतिया और मोतिहारी में डेरा लगाकर गांव में जाने की योजना बनाई। 18 अप्रैल को गांधी को कोर्ट से बुलावा आया। गांधी ने सारे आरोप मान लिए और अपने वक्तव्य में कहा, मुझे लगता है कि उनके बीच रहकर ही मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहां से नहीं जा पाया। मजिस्ट्रेट ने उनके जिला छोड़ने पर उन पर लगे आरोपों को हटा लिए जाने का प्रस्ताव रखा। गांधी का उत्तर था, जेल से वापस आने के बाद भी मैं चंपारण को अपना घर बनाऊंगा। कुछ दिनों बाद आरोप हटा लिए गए। देश ने पहली बार सत्याग्रह की शक्ति का एहसास किया। उसके बाद गांधी जी ने बयानों को इकट्ठा शुरू करना चालू किया। 22 अप्रैल से शुरू करके आगे के कई महीनों तक गांधी आसपास के गांवों के पट्टेदारों के बयान इकट्ठा करते रहे। 4 जून तक 850 गांवों के 7,000 से ज्यादा किसानों ने बयान दिए। इन्हें संकलित करके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गैट को दे दिया गया। इसके बाद इन बयानों के आधार पर चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी बनी, जिसके 4 भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों व केंद्रीय सूबों के कमिश्नर के साथ गांधी भी सदस्य थे। काफी विचार विमर्श के बाद कमेटी ने अक्टूबर में रिपोर्ट जमा की। इस रिपोर्ट के कारण चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 बना, जिसने जबरन कराई जाने वाली नील की खेती को खत्म कर दिया। अब आइए मैं आपको एक एक करके दिवस के हिसाब से घटनाक्रम को बताता हूँ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चंपारण में करीब 1 लाख एकड़ जमीन पर नील की खेती होती थी। हालांकि 1897 में जर्मनी द्वारा कृत्रिम डाई की खोज करने के बाद प्राकृतिक नील की मांग में भारी कमी आ गई। 1914 तक पूरे बिहार में इसकी कुल पैदावार 8100 एकड़ जमीन पर थी।
लेकिन मान के चलिए 59 खेतों तक ही वो सीमित रह गई। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद जर्मनी से व्यापार बंद हो गया। इससे बिहार से प्राकृतिक नील की मांग में फिर से तेजी हुई। तीन कठिया व्यवस्था ने किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे अपने खेत के कुछ हिस्से पर नील की खेती करें या फिर अंग्रेजों को नील की फैक्ट्रियों को अधिक किराया दें। किसान इससे भड़क गए और कुछ किसानों ने नील की खेती ना करने का शपथ भी लिया। अब मैं आपको एक एक करके सारे घटनाक्रम बताऊंगा। 11 अप्रैल 1917 M.K. गांधी मुजफ्फरनगर पहुंचे और चंपारण के कमिश्नर L.F. मोसैट को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि वह स्थानीय प्रबंधन के सहयोग से नील की खेती का अध्ययन करने आए हैं। 13 अप्रैल गांधी की खबर पाकर मोर्सहेड ने चंपारण के जिला न्यायाधीश को पत्र लिखा, जिसमें गांधी की यात्रा को लेकर उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहा। उनके आने से लोक शांति में खलल पैदा होने का भी खतरा बताया। अब दोस्तों 16 अप्रैल की बात आती है। 16 अप्रैल को गांधी हाथी पर सवार होकर जसौल पट्टी पहुंचे, जहां नील की खेती करने वाले मजदूरों ने ब्रिटेनी मालिकों के अन्याय और उनके अत्याचार की शिकायत की। गांधी को बीच रास्ते में एक सिपाही ने रोका। वहां से मोतिहारी वो वापस चले गए। जिला न्यायाधीश ने गांधी को अगली रेलगाड़ी से जिला छोड़ने के लिए कहा। गांधी ने मना कर दिया और वायसराय को पत्र लिखा। अगली तारीख है 17 अप्रैल। साबरमती आश्रम को ब्रिटेनी सरकार द्वारा दी गई कैसरे हिंद उपाधि लौटाने के लिए कहा। 18 अप्रैल को गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों से गवाही लेनी शुरू कर दी। दोपहर को न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुए। उनसे कहा कि वह जिला न्यायाधीश के आदेश को न मानने के लिए मजबूर हैं और चंपारण में ही रुकेंगे। अगली तारीख थी 20 अप्रैल। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाह पर गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोक दी गई। चंपारण में गांधी की मौजूदगी से भयभीत होकर बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन और यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन ने शिकायती पत्र लिखे और प्रस्ताव लाए। उन्हें भय था कि चंपारण में गांधी की मौजूदगी से उनके हितों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। अगली तारीख आती है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल के बाद गांधी ने गांवों की यात्रा करनी शुरू की। अक्सर वह पैदल ही यात्रा करते थे। गवाही इकट्ठा करने के लिए वह कई मौकों पर गांवों में रात भर भी ठहरे। अगली तारीख 25 अप्रैल। बेतिया के उप प्रभागी न्यायाधीश ने कहा कि ब्रिटेनी मालिकों द्वारा गांधी को अपना दुश्मन मानना बेहद स्वाभाविक है, पर गांधी रयातों के लिए मुक्तिदाता हैं। 4 जून गांधी रांची पहुंचे और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गैट को किसानों के गवाह पत्र सुपुर्द किए। 10 जून चंपारण की कृषि जांच समिति का गठन हुआ। इसमें गांधी के अलावा भारतीय सिविल सेवा के 4 ब्रिटेनी अफसरों और केंद्रीय सूबों के कमिश्नर F.G. स्लाई को जोड़ा गया। जुलाई और अगस्त के महीने के बीच में बेतिया, मोतिहारी के आसपास के गांवों में समिति की कई सारी मीटिंगें की गई। गांधी ने चंपारण में कई स्कूलें खोले। गांधी जी ने इसमें कस्तूरबा से उनका सहयोग मांगा। कस्तूरबा गांधी से उनका सहयोग मांगा। अगली तारीख थी 3 अक्टूबर। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और गांधी मोतिहारी की ओर चल दिए। अगली तारीख 11 अक्टूबर गांधी बेतिया पहुंचे, जहां 4000 लोग स्टेशन पर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। 13 अक्टूबर को गांधी अहमदाबाद की ओर रवाना हो जाते हैं और नवंबर के महीने में महादेव देसाई गांधी के सचिव बन जाते हैं। 4 मार्च 1918 गवर्नर जनरल ने चंपारण एग्रीरियन बिल पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ 3 कठिया व्यवस्था का अंत हुआ। दोस्तों ये पूरी त्याग की कहानी थी। दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह की कहानी थी। ये कहानी थी गांधी जी के संघर्ष की, जो आजकल के युवा मजाक में ले रहे हैं। मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि एक बार आप अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को छोड़िए और असल ज्ञान की तरफ बढ़िए। तब आपको गांधी के त्याग के बारे में पता चलेगा, गांधी के परिश्रम के बारे में पता चलेगा। ये पूरी जानकारी आप देख रहे थे बेधड़क खबर पे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो, ये पूरी चंपारण सत्याग्रह की रिपोर्ट अच्छी लगी हो, तो आप हमें फेसबुक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को वहाँ पे फॉलो करिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।